दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। लास्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज़ गो थ्रू देम, दोज आर ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्म 1 MCQs। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 6 × 10 की पावर 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम। मतलब क्वेश्चन ने बता रखा है कि एक कूलाम के पास 6.24 × 10 की पावर 18 चार्जेस हैं। तो उसने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड कैरी अ टोटल चार्ज ऑफ 96500 कूलाम चार्ज। मित्रों आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को बहुत इजीली एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। लाइक क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि एक कूलाम चार्ज के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो है 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 9650, यस बच्चों 9650 कूलाम चार्ज के लिए कितने की जरूरत होगी। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एक कूलाम के लिए इतना तो इतने कूलाम के लिए इसको हम 6.25 या 24 × 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे and after multiplication we will get the result, that is option number which one, I mean if we are going to solve this we will get 6.023 × 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। 21 का आपका ए क्वेश्चन आ जाएगा। मित्रों हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट बिट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। एज यू नो बच्चों, मैं टॉपिक वाइज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, बेसिक MCQs जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स इज द मेथड टू फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज। यस बच्चों, क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों आपको अगर पता हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है एग्जैक्टली कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 एंड Q2, हम इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हैं कूलाम्स लॉ से। लेकिन अगर एक तीसरा चार्ज आ जाए Q1 और Q2 के अलावा, इफ वी हैव अ थर्ड चार्ज, अगर एक तीसरा चार्ज यहाँ पे उपस्थित हो जाए तो उसके ऊपर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उसके द्वारा ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो बेसिकली जब मल्टीपल चार्जेस पिक्चर में होते हैं मित्रों तो हमारा सुपरपोजिशन का यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओनली सिंगल चार्जेस प्रेजेंट नहीं बच्चों, टू नो चार्जेस प्रेजेंट बिल्कुल नहीं, मल्टीपल चार्जेस आर इंटरेक्टिंग। जी हाँ बच्चों, जब दो से ज्यादा या फिर मल्टीपल चार्जेस जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज के ऊपर। अब ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, तीन तरीके से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ dQ/dl और सिग्मा होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट dQ/dA या dQ/ds भी बोल सकते हैं, यस। और रो होता है आपका dQ/dV। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को बोलते हैं एरियल चार्ज या सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी और रो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वी हैव टू रीड इट। 23 का ऑप्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन वी हैव टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन क्या है मित्रों, दैट वी कैन रीड। क्वेश्चन कह रहा था मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल कैन हैव। यस बच्चों, सबसे कम चार्ज किसी भी पार्टिकल के पास कितना संभव है। बेटा देखो आपको कल के लेक्चर में हमने कल लास्ट जब हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे थे तो वी हैव डिस्कस कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ही इलेक्ट्रॉन तभी एक बॉडी चार्ज एक्वायर करती है। तो मिनिमम एक बॉडी जो चार्ज एक्वायर कर सकती है बेटा, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी 23 विल हैव बी ऑप्शन विल बी परफेक्टली करेक्ट इन दिस केस। चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। When any physical quantity exists in the form of discrete packets, it is said to be, yes बच्चों, discrete packets का मतलब होता है ऐसे,
1 2 3, मतलब इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट है। जी हाँ बच्चों, अगर कोई बॉडी इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल कहता है बच्चों कि चार्ज हमारे डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, दैट इज q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इसका मतलब या कोई चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से या 2 से या 10 से या 20 से, पूरे इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट पैकेट्स क्वांटाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो दैट इज ऑप्शन सी, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 25 की तरफ। 25 क्या कहना चाहता है बच्चा, व्हेन द चार्ज इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन सम पार्ट ऑफ द कंडक्टर बट स्प्रेड इवनली। देखो बच्चों, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ही जगह इकट्ठा नहीं है, चार्ज किसी बॉडी में कंप्लीटली इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक क्वेश्चन है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हम लोग फिर मीडियम लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे। यस, पहले हम कंसेप्चुअल लेवल, बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जो हमने आपको पहले ही बताया, 3 तरह की, लैम्डा, सिग्मा और रो इज द चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों क्या कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि, या देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन, वी कैन डिफाइन द टर्म चार्ज डेंसिटी व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी dq बाई dl या dq बाई da या dq बाई ds तभी आप निकाल सकते हैं। यस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में आपको इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। बच्चों एक सर्कल की बात कर लूं अगर मैं, इफ वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट द सर्कल, एक मैंने यहां पे सर्कल ड्रॉ कर दिया लेट से। यस, अब इस सर्कल का रेडियस बेटा r है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। अगर बेटा रेडियस इसका r है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 2 पाई आर, q डिवाइड बाई 2 पाई आर, विच इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 10 माइक्रोकुलाम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। 10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो पूछ रहा है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, Q बाई एल। Q हमारे पास कितना है, 10। यस बच्चों, Q कितना है हमारे पास, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। अपॉन में बेटा लेंथ आपको कितना दिया है, 5 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज पर यूनिट एरिया। यस, चार्ज पर यूनिट एरिया को आप लोग क्या बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, जल्दी से देखेंगे, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज dq बाई ds, या स्मॉल एलिमेंट के लिए, या q पर यूनिट एरिया, q बाई ए भी लिख देते हैं। यस बच्चों, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू बाई एरिया, कुलाम हो जाएगी इसकी यूनिट और मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 30। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज गिवन विद द चार्ज ऑफ दिस द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सिग्मा की बात कर रहा है, और ये dq बाई ds या q बाई s होता है मित्रों। यस, तो क्वेश्चन ने q बाई एस की वैल्यू पूछी है। q कितना है हमारे पास, 20 माइक्रोकुलाम, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, बेटा देखो रेडियस दिया होता है तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। तो हम लोग 4 इंटू पाई, देखो बेटा किसी भी अगर स्फेयर की बात करो आप, स्फेयर का, तो इसका जो एरिया होता है, देखो सर्कल का लेंथ होता है, क्योंकि सर्कल को, एक वायर को सर्कल के अगर आप बीच से कट करके सीधी करोगे, इसको अगर आप सीधी करोगे एक सर्कल को, तो एक वायर बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगा। बट मान लीजिए, सॉरी, अगर मान लीजिए बेटा आपने एक स्फेयर ले लिया है, वी हैव टेकन अ स्फेयर ओवर हियर, हमने एक स्फेयर मान लिया बच्चों, और इस स्फेयर को हमने खोला तो एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए इसका एक एरिया होगा। तो इसलिए हम, और सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है 4 पाई, पाई कितना होगा 25/7 आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस, रेडियस कितना दिया क्वेश्चन ने, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा सिग्मा हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज q बाई एस। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व,
और कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आया 1.59 10 की पावर -4। इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको सीधा कंसेप्ट इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है मित्रों। 32 क्या कहना चाहता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। बेटा अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल चीज है। अगर एरिया की बात करेंगे तो 2 डायमेंशनल और लेंथ 1 डायमेंशन। यस बच्चों, कैसे निकाला जाता है, यूनिट से। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, इसकी पावर 1 है तो 1 डायमेंशन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, मतलब इसका ये 2 डायमेंशन है। और वॉल्यूम का होता है बच्चों यूनिट मीटर क्यूब, पावर 3 है इसलिए 3 डायमेंशन हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम is distributed uniformly through the solid metal sphere of radius 1 centimeter, the volume charge density of the sphere। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें रो निकालना है और ये होता है Q/V। बेटा Q कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -6, क्योंकि चार्ज हमें गिवन है माइक्रोकूलम में। माइक्रोकूलम का मतलब 10 की पावर -6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 4πr। r इज कितना, 1 × 10 की पावर -2। यस बच्चों, पहला बिल्कुल सेम अब इसी तरह का क्वेश्चन बच्चे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 0.48 कूलम पर मीटर क्यूब। अब हम चलेंगे नेक्स्ट तरह के टॉपिक पे अपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के ऊपर। अभी ये क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर हम मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, दैट यू कैन रीड इट केयरफुली। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंडक्टिंग प्लेट। यस बच्चों, एक प्लेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोला है। When placed in electrostatic field E1, यस बच्चों, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा गया इसको, मतलब ये किसी फील्ड में रखा गया जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो उसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट। जी हाँ बच्चों, फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो बच्चे, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चे क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है कंडक्टर के अंदर, 0। क्योंकि देखो बच्चे होगा क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, सो इसका आंसर हो जाएगा 0, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 35 की तरफ, 35। यस बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस, एक स्फेरिकल सेल है, शेल का मतलब अंदर से खोखला है। जी हाँ बच्चों, शेल का मतलब हम लोग लेंगे तो हम लोग लिखेंगे एक ऐसे एक शेल हमने सपोज कर लिया। यस, और उसका पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी अगर उसके बाहर पे चार्जेस हैं। आपको पहले ही मालूम है बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, और पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, तो इसलिए इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्विवेलेंट टू। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यस बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। पहला तो यहां से फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr के बराबर भी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ग्रेडियंट बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, एक्चुअली इसका नाम ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन डीवी की यूनिट होती है वोल्ट और इसकी यूनिट होती है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर संभव है, न्यूटन पर कूलम संभव है। तो कौन कौन सी संभव है, न्यूटन। अच्छा, ये बात आप समझ सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम भी संभव है, जूल पर न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर भी संभव है, दोनों संभव है। बेटा देखो, अगर आप चाहें तो न्यूटन को देखो, न्यूटन देखो आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स को आप लिख सकते हैं वर्क अपॉन डिस्टेंस, ये एस से, और ये वर्क होती है जूल और डिस्टेंस होती है क्या, जूल अपॉन में मीटर। तो आप न्यूटन को बेटा, न्यूटन को जूल बाई मीटर भी लिख सकते हैं, तो जूल बाई कूलम मीटर पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन जूल बाई कूलम मीटर भी दिया, तो ये 3 पॉसिबल है, बट ये जूल पर कूलम कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर एक्यूरेटली कौन सा हो जाएगा,
बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर आप बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट्स का आपने कैलकुलेट किया होगा, तो के पी बाई आर क्यूब आता है इक्वेटोरियल पे, मैं याद दिला रहा हूं आपको सिर्फ, यस इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और एक्सियल पॉइंट पे आता है 2kp बाई आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वो डायपोल की बात कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, यस बच्चों डायपोल की बात कर रहा है। तो 37 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यस यस बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर क्यूब, दैट इज बी ऑप्शन। सॉरी बच्चों, 37 विल हैव बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर। यस बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओ का मतलब होता है बच्चों सेंटर पे। यस बच्चों, सेंटर पे अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी होगा, बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसी फिगर में। चलिए मैं एक अलग से फिगर ड्रॉ करके आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चे, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस वी आर गोइंग टू टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अगर एक सिमेट्रिक चीज है, सिमेट्रिक का मतलब तीनों तरफ या चारों तरफ सब कुछ सेम है बच्चों, तो देखो यहां भी एफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां भी एफ फोर्स या ई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा देखो तीनों सिमेट्रिक है, मतलब एक एंगल 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा और ये भी 120 डिग्री का होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे पूछा, ओ पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने की आपको बताता हूँ। देखो अगर हम इस बीच वाले टॉपिक को पकड़ें, इसको पकड़ें, तो बेटा अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट भी उनका उन दोनों के बराबर ही आता है। जब दोनों का, देखो उसमें कंडीशन क्या होती है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच में इंक्लिनेशन 120 डिग्री का हो। तो आप अगर रिजल्टेंट निकालेंगे भी तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब पहला ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, एक्चुअली प्लस होता है तो प्लस ही लगा लो आप, 2ab कॉस में डायरेक्ट लगा रहा था कॉस 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैं लगाने की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2e स्क्वायर कॉस 120 होता है -1/2, तो ये बेटा -1/2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ई ही हो जाएगा। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों, यस बच्चों, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का हो, तो रिजल्टेंट भी उन दोनों के बराबर ही हो जाता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा बीचों बीच में और ई हो जाएगा। तो बेटा देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ई रिजल्टेंट ऊपर आएगा और एक ई रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो नेट कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इन सच दैट इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट। बच्चों देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो बेटा Q इंटू ई जो है वो वेट के बराबर है, बैलेंस कर रहा है। तो mg बराबर किसके हो गया, Q इंटू ई हो गया। लेकिन किसकी बात कर रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो Q कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू ई इंटू ई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ई की वैल्यू बताओ। तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर mg अपॉन ई हो जाएगा, mg बाई ई, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो 39 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, दैट इज बी। 39 विल हैव बी ऑप्शन विल बी परफेक्टली करेक्ट इन दिस केस। चलिए बच्चों हम चलेंगे 40 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40
40वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। कहना क्या चाहता है 40वां क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वायर्ड या रिक्वायर्ड टू बैलेंस द प्रोटॉन ऑफ दिस मास। यस बच्चों, सेम फॉर्मूला है कि बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड mg शुड बी इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, mg बाई q करेंगे। m दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर -27। यस बच्चों, g कितना होता है, g हम लोग ले लेंगे 10। q कितना दिया हुआ है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बेटा देखो 1.6 और 1.7 अप्रोक्सीमेटली वी कैन कैंसिल। अप्रोक्सीमेट आंसर करने के लिए अक्सर हम ये कलाकारियां करेंगे। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 1, दैट विल बिकम 10 की पावर -7। तो कितने कुलाम, 10 की पावर -7 वोल्ट पर मीटर। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो ये 40 क्वेश्चन आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर बेटा इसके ऊपर ही टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आई हैव मेड टारगेट इन एवरी लेक्चर यू विल गेट 20 क्वेश्चंस, बेसिक 20 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम हर चैप्टर पे कम से कम 150 से 200 MCQs करेंगे, जिसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चैनल अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए जिनको अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है। थैंक यू।